ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य और आज आपका स्वागत है आचार्य वाणी में एक ऐसा विषय, बृहस्पति, ज्ञान से संबंधित विषय। बृहस्पति परिवर्तन की तरफ अभी गए 1 मई को, और 1 मई में परिवर्तन जाने के एकदम बाद बहुत जल्दी बृहस्पति जो है बड़ी उम्मीद जगा के आए हैं परिवर्तन करने की, और बिल्कुल जो आपकी उम्मीद है उस पर कार्य भी करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कब करेंगे। अभी तो बृहस्पति हो गए अस्त, अभी बृहस्पति अस्त चल रहे हैं। 25 दिन के लिए बृहस्पति का अस्त होना ये आपके लिए कहीं ना कहीं परिवर्तन में जो उम्मीद जगाने वाले ग्रह हैं, आपके लिए ये राशि विशेष तौर पर विशेष परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है तुला राशि वालों। ऐसे में बृहस्पति का परिवर्तन होना आपके लिए भी कल्याणकारी था, कुछ कल्याणकारी, लेकिन कई मामलों में कल्याणकारी योग बनाने वाला है, कई मामलों में सावधानी वाला भी। बृहस्पति का जो पदार्पण आपकी राशि के अनुसार से हुआ है, ये 2 धारी तलवार है, आधा अच्छा आधा खराब। कुछ परिवर्तन का पॉजिटिव, कुछ परिवर्तन का नेगेटिव प्रभाव भी उत्पन्न कर सकता है। तो आपको ये वर्ष दून बहुत सावधानी से चलाने के लिए है तुला राशि वालों। वैसे तो आप तराजू हैं, तोल के बहुत चीज़ काम करते हैं, न्याय के दृष्टिकोण से कार्य करने का सोचते हैं, तो ऐसे में चलना भी आपको बहुत डगर जो है बहुत सावधानी भरी है। और ऐसे में बृहस्पति का जब अस्त होना है तो जिन फैक्टर्स में बृहस्पति का अच्छा प्रभाव था वहाँ भी बृहस्पति सुप्तावस्था में चले गए। बृहस्पति अस्त होते हैं किस लिए? क्योंकि सूर्य के 12 डिग्री के आसपास आ जाता है कोई भी ग्रह तो अस्त हो जाता है। ऐसे में बृहस्पति और सूर्य और शुक्र भी अस्त हो गए हैं इसमें। सूर्य के कारण से बृहस्पति ने सूर्य को भी अस्त, सूर्य ने बृहस्पति को भी अस्त कर दिया है, शुक्र को भी अस्त। दोनों देव जो ग्रह है, हर ग्रह का एक अपना अपना कार्य है। बृहस्पति का कार्य है ज्ञान का, देव गुरु माने जाते हैं बृहस्पति, और वो भी अસ્તાवस्था में चले गए। इसके साथ साथ शुक्र भी जो दैत्य गुरु हैं, वो भी ज्ञान के प्रतीक है। और ये तीनों प्रवृत्ति के ग्रह वो भी अस्त चल रहे हैं, और तीनों प्रवृत्ति के कारण त्रिग्रही योग बन गया आपके अष्टम भाव में। सूर्य वहाँ पर आके बैठ जाएंगे, और अभी कुछ दिन बाद उसके बाद यानी मई के मध्यकाल में सूर्य का परिवर्तन हुआ। उसके बाद 19 मई को शुक्र का भी परिवर्तन वहाँ पर होने जा रहा है। तो ऐसे में शुक्र का भी अस्त होना विशेष तौर पर कुछ कष्ट देने के योग बना सकता है। तो ऐसे में यानी विचार बिल्कुल बंद, रास्ता दिखाई ना दें, परिवर्तन का योग है, समझ में नहीं आ रहा है ये परिवर्तन कहाँ जा रहा है, किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। ऐसे ग्रहों का योग आपकी राशि में बन रहा है, और ऐसे में आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो बृहस्पति आपकी राशि के अनुसार से विचित्र भावों के स्वामी है। एक तो पराक्रम के स्वामी है, तृतीय भाव के स्वामी है, त्रिक भाव जिसको बोला जाता है। दूसरा विशेष तौर पे छठे भाव के भी स्वामी है। छठा भाव रिपु भाव है, छठा भाव विशेष तौर पर रोग वाला भाव है, और ये वहाँ के भी स्वामी है। तो ऐसे में इन स्वामी ग्रहों की स्थिति को विशेष तौर पर आपको बहुत सावधानी के साथ, और शनि महाराज तो आपके लिए बहुत ही इस वक्त योग कारक जो ग्रह बन के बैठे हैं, पंचम भाव में बुद्धि भाव में आकर बैठ गए हैं, धीरे धीरे बुद्धि का रास्ता बनाएंगे, चिंता ना करें। लोग अंतिम वर्ष है ये उनका। यहाँ पर बृहस्पति का परिवर्तन 2.5 विशेष तौर पर आपके लिए हुआ है, बहुत बढ़िया, कुछ परिवर्तन का पॉजिटिव योग बनेगा। लेकिन अब समस्या ये बनती है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि बृहस्पति कब प्रभाव दिखाएंगे। देखिए, ऐसे में गोचर के दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि कब राशि का प्रभाव उत्पन्न करने के योग पर। आमतौर पर जन्मपत्री देखी जाती है तो कहा जाता है कि उनकी अवस्था ग्रहों की कहाँ पर क्या है, नवांश में, द्वादशांश में, त्रिंशांश में, समस्त षडवर्ग में किस प्रकार की ग्रह की अवस्था कहाँ कितनी किस लेवल पर काम करने वाली है। तो ऐसे में जब उस स्थिति को देख लिया जाए, तो जब वही स्थिति आपके गोचर में ग्रह के बनेगी तो पूर्णकालिक ग्रह का जो प्रभाव, जो उत्पन्न करने वाला प्रभाव होगा, उसी वक्त होगा। तो ऐसे में, पर ऐसे में बृहस्पति का एकदम परिवर्तन का योग बनते हुए 1 मई को बना, उसके बाद एकदम अस्त हो जाना, ये ऐसा होता है कि जैसे एकदम एनर्जी आई और फिर एनर्जी चली गई, तो लगा ही नहीं कि कुछ होने का योग था। तो अब परिवर्तन का योग बृहस्पति का कब बनने वाला है आपको उसके लिए समझना पड़ेगा। लेकिन ये निश्चित तौर पर मान लीजिए, बृहस्पति ये वृषभ राशि में, जो आपकी राशि में तुला राशि वालों के लिए छठे भाव में वृष राशि में, वृषभ राशि में आए हैं, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए योग बनाते दिखाई देंगे। लेकिन सावधानी तरह से तो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए किस प्रकार से। तो ऐसे में अब क्या किया जाए। ये बृहस्पति ने जो धन भाव को देखने के लिए योग बनाया, परिवर्तन का योग बनाया, कुटुंब भाव को देखा, लेकिन पूरा लाभ नहीं दे पा रहे हैं। ये अस्त 25 दिन जो अस्त चलेंगे, उनमें कौन सा उपाय करना चाहिए। इसके साथ साथ चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं बृहस्पति, धन विशेष तौर पर जमीन जायदाद सुख, सब प्रकार के वाहन सुख, मकान का सुख, माता का सुख, इन सब चीज़ों के योग प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन वहाँ परिवर्तन लाने का योग, बनने का योग भी है, लेकिन वो बन नहीं पा रहा है। तो इन 25 दिनों में नेगेटिव प्रभाव ना हो। अस्त बृहस्पति इन दोनों प्रभाव पे नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। जब कार्य नहीं करेंगे तो नेगेटिव ही हो गया ना, तब उसको कैसे किया जाए, ये निदान है ना ज्योतिष के दृष्टिकोण से।
गणित भी है, गणित बताता है कि क्या क्या होगा, प्लस माइनस क्या हुआ, वो तो निष्कर्ष निकल के आ गया। अब उस निष्कर्ष को अपने लिए हम कैसे यूटिलाइज करें, उसके लिए हमें आवश्यकता है कि हम ज्योतिष के आध्यात्मिक प्रभाव को भी समझने का प्रयास करें, जो पुराणों में हमारे ऋषि मुनियों ने विभिन्न उपायों के माध्यम से समझाया है। बहुत सारे लोग विचित्र तौर पे आज कटाक्ष कर देते हैं कि ये उपाय पौराणिक मत नहीं है, ये नहीं है, ज्योतिष के दृष्टिकोण से अनेक अनेक उल्टे सीधे उपाय, ऐसे ऐसे ज्योतिष के दृष्टिकोण से आज की तारीख में सोशल मीडिया पे उपाय चल रहे हैं जिन्होंने ज्योतिष को एक बहुत ही, मैं कहूँ, निकृष्ट तौर पर पहुँचाने का प्रयास किया, ज्ञान को निकृष्टता की तरफ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बदतमीजी के साथ लोग उपाय बताने का प्रयास करते हैं। एक तो हम कुछ दिन पहले देख रहे थे कि जन्नांगों को धो लीजिए जाए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। ज्योतिष कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? समाज में किस प्रकार से व्यवस्था करने का प्रयास किया जाता है, उनको ज्ञान ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को संपूर्ण रूप से तिरस्कार करने की आवश्यकता है। कुछ लोग कुछ उपाय बता देते हैं, कुछ लोग कुछ चीज़ दिखाने का प्रयास करते हैं कि एक झाड़ू रख लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसी चीज़ें। ज्योतिष वास्तविक तौर पर टोटका नहीं है, ज्योतिष वास्तविक तौर पर ज्ञान का प्रतीक है। शास्त्र में जो बताए गए हैं उपाय, मंत्र जप, दान इत्यादि जो समस्त उपाय बताए गए हैं वो बहुत शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से बताए गए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ला के रख लिया और उसके कारण से वो प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा और परिवर्तन का योग बन जाएगा। इतना छोटा आप निदान न समझें, ज्योतिष विज्ञान को हम सही रूप समझने का प्रयास करें। अब सबसे बढ़िया क्या है कि ऐसे में जब बृहस्पति उन सब चीज़ों को, तो विषय आएगा तो कभी बात करेंगे। अब हम बात करें तुला राशि वालों के लिए क्या निदान करना चाहिए कि जिससे बृहस्पति को शक्ति प्राप्त हो। मंदिर में कुछ पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। दान सबसे श्रेष्ठ काल है। जैसे दान से समस्त प्रकार के कष्टों को दूर होने के योग बनते हैं, तो कोशिश ये करें किसी मंदिर में जाकर विशेष तौर पर आप विशेष तौर पर पीली चीज़ों का, पूजा की चीज़ों का, तांबे के बर्तन हो गए, चने की दाल हो गई, पीले वस्त्र हो गए, इन सब चीज़ों को दान करने का प्रयास करें। गौ पूजन अवश्य करने का प्रयास करें। गौ पूजन अवश्य, गौ के निमित्त कुछ ना कुछ दान पुण्य करने का प्रयास करें। गाय को कुछ अपनी चीज़ें, अपने आप से कुछ चीज़ें खिलाने का प्रयास करें। ज्वार, हरा चारा, नमक, ये सब चीज़ जैसे भी व्यवस्था हो सकती है, जब आवश्यकता जो है उसके अनुसार से दान करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सब आपके बृहस्पति को ताकत देने का प्रयास करेंगे, शुक्र को ताकत देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शुक्र भी इन दिनों विशेष तौर पर अस्त चल रहे हैं और वो योग जो बना रहे हैं, त्रिग्रही योग बना रहे हैं, वो भी किसी प्रकार से ठीक नहीं है। नित्यपति भगवान सूर्य को हल्दी जरा डालकर, रोली डालकर, नित्यपति तांबे के लोटे से उनको अर्घ देने का प्रयास करें। ये सारे उपाय कर आप अपने सूर्य को, इन ग्रहों के योगों को, नेगेटिव प्रभाव को हटाने का प्रयास कर सकते। देखिए इन दिनों बृहस्पति का योग जो चल रहा है, बृहस्पति के साथ शुक्र का योग, मंगल के साथ राहु का योग, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं विप्लवकारी योग हैं। और आपकी राशि के अनुसार से समझें तो हम ये विशेष तौर पर छठे और 8वें भाव में विचित्र प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ पर राहु ने मंगल को ग्रास कर रखा है, या सूर्य ने शुक्र को और बृहस्पति को विशेष तौर पर ग्रास में ले रखा है। तो ऐसे में इन सब शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके लिए हो नहीं पा रहा है पूरी तरह से लाभमय। तो ऐसे में इन सबको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। मन शांत सबसे पहले करने का प्रयास कीजिएगा। बृहस्पति अस्त होने के कारण से, मंगल को वहाँ राहु के प्रभाव होने के कारण से मन में अशांति हो रही है, अननेसेसरी क्रोध उत्पन्न हो सकता है, अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन उधर हो सकती है। शनि महाराज वैसे ही बुद्धि वाले भाव में बैठे हैं, तो सबसे पहले ज्ञान के देवता बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कीजिए, पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर। ये शास्त्रों की विधि बता रहा हूँ आपको। ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम अनेक उपायों में ऐसे फंस जाते हैं कि लाखों रुपए खर्च करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उपाय आपके पास में ही है। ये शरीर विज्ञान जो है, शरीर जो है, सबसे सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा एडवांस चीज़ है। बाहर की आवश्यकता ही नहीं है आपको किसी चीज़ की। ये ज्ञान, ये 5 उंगलियां जो है ना, 5 ग्रहों को अभिव्यक्त करती हैं, विभिन्न ग्रहों को अभिव्यक्त करती हैं। विभिन्न ग्रहों के उपाय इन उंगलियों के माध्यम से हो सकते हैं। ये बृहस्पति की उंगली है, ये शनि की उंगली है, सूर्य की, ये बुध की, और विभिन्न तीर्थ हैं, इसके अंदर विभिन्न उपाय करने के रास्ते हैं। तो ये बृहस्पति की उंगली को अंगूठे के साथ लगा देने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत महात्मा इसी ज्ञान मुद्रा में, ज्ञान को जगाने का मार्ग है, बृहस्पति को शुभ करने का मार्ग है। तो चलते फिरते उठते बैठते नित्यपति इस मुद्रा का ध्यान करते हुए यदि आप सुबह स्नान कर पीले वस्त्र धारण कर पीला दुपट्टा या पहनकर इस प्रकार से ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग से गुरुवे नमः एक माला नित्यपति कर लें, तो बृहस्पति के नेगेटिव प्रभाव को शुभ में परिवर्तित कर सकते हैं। वैसे आप समझ लीजिए बृहस्पति का पूरा प्रभाव आपके लिए पूरे वर्ष आधा 50% अच्छा, 50% खराब, कुछ परिवर्तन पॉजिटिव, कुछ परिवर्तन नेगेटिव का योग दे रहा है। नेगेटिविटी को ठीक करने के लिए बृहस्पति को शुभ ताकत देनी पड़ेगी, ज्ञान को जगाना पड़ेगा सही रूप से, और ज्ञान जग जाएगा तो सही मार्ग आपको प्रशस्त होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में बृहस्पति धन लाभ दे, आपको परिवर्तन का शुभ योग बनाए, और इन 25 दिनों में नेगेटिव प्रभाव ना उत्पन्न हो। तो ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग से गुरुवे नमः इस बृहस्पति के उपाय करने का प्रयास करें। पीली चीज़ें मंदिरों में दान करने का प्रयास करें, गौ सेवा करने का प्रयास करें, और कई बातें विचित्र रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे लोग विचित्र विडंबना उत्पन्न कर देते हैं।
अभी हमारे को बताया गया कुछ दिन पहले उन व्यक्तियों ने लिख के भेजा कि महाराज आचार्य जी जो उपाय बताते हैं वो ट्रेडिशनल उपाय हैं, कुछ मॉडर्न उपाय बताने की ज़रूरत है। उसमें लिखा उन्होंने कि उन महान विभूतियों ने लिखा कि भैया हम ऐसे शहरों में रहते हैं, गाय तो मिलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है, शायद गाय नहीं मिलती है तो दिक्कत हो जाती है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यदि आपका विचार हो मॉडर्न समय है तो मॉडर्न के अनुसार से उनका रास्ता भी निकाल सकते हैं आप। सोशल मीडिया पे जाइए, वेबसाइट्स देखिए, बहुत सारी गौशालाओं के क्षेत्र में बहुत सारे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, जाइए 100 रुपये दान कर दीजिए, वीडियो मंगा लीजिए कि अब वो हम आपके नाम से गान गायन का उपयोग हुआ नहीं है। जहाँ विचार होगा पॉजिटिविटी वहाँ उदय होने के योग बनेंगे। तो गौ सेवा का उपाय है ज्योतिष के दृष्टिकोण से, तो उसको करने का प्रयास कीजिए, सुंदर तरीके से लाभ प्राप्त होगा। हमने ज्ञान मुद्रा आपको बताई, उसको भी लाभ प्राप्त करने के योग बनेंगे। तो ये समस्त उपाय कर कर आप अपने ग्रहों का परिवर्तन का योग है, जो पॉजिटिविटी ले सकते हैं, उन सबको आप अवश्य ग्रहण करने का प्रयास करें, लाभ होगा। हमने ज्योतिष दृष्टिकोण से इन सब चीज़ों को अध्ययन बहुत लंबे समय तक किया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये पूर्वाभास हो जाता है और कैसे ये ज्योतिष की गणनाएं जो हैं वो आपके भविष्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें सटीक रूप से बता देती हैं। एक व्यक्ति, मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, पिताजी के साथ ज्योतिष का अध्ययन करने का अवसर मिलता था। हमारे पास एक बहुत मूर्धन्य देश के व्यक्ति, बड़े व्यक्ति, जो किसी बहुत बड़े उपराष्ट्रपति के भारत के उपराष्ट्रपति के पीए थे, वो जन्मपत्री दिखाने आए पिताजी के पास और बड़े परेशान थे उन दिनों बड़े परेशान थे। जन्मपत्री जब दिखाई उन्होंने तो कहा, जब जन्मपत्री देखी तो उन्होंने सीधा सीधा प्रश्न किया कि मेरी उम्र कितनी है आचार्य जी, ये बताएं। तो पिताजी ने जन्मपत्री देखी, मैं वहीं बैठा हुआ था, मैं बहुत छोटा था, ज्योतिष सीखता था, याद अभी भी है, वैसी घटनाक्रम थी। और जब जन्मपत्री देखी उनकी, तो उनकी जन्मपत्री में एक विशेष प्रकार का योग था। उन्होंने कहा कि मुझे ज्योतिषी ने बताया है कि मेरी मृत्यु इस दिन होती दिखाई दे रही है, मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या जीवन का अंतिम समय आ गया है। पिताजी ने भी जन्मपत्री देखी और जन्मपत्री मुझे भी समझाया उस विषय को। तो जब हमने जन्मपत्री देखी तो उसके अंदर एक ग्रह जिसके कारण से वो मृत्यु का योग बन रहा था, वो विशेष तौर पे अवस्था, किस अवस्था में था वो हमने देखा नहीं। जैसे अभी हम बृहस्पति के बारे में बता रहे हैं कि उदित अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, और या विशेष तौर पर सुप्तादि अवस्था में, जागृत अवस्था में, वृद्धादि अवस्था में। तो वो जो ग्रह था विशेष तौर पर उनका स्वप्न अवस्था में था। वो स्वप्नादि अवस्थाएं हमारे यहाँ विशेष तौर पर बताई गई हैं, जागृत, स्वप्न, प्रगाढ़ इत्यादि, हर ग्रह की ऐसी अवस्था भी होती है। तो जब हमने जन्मपत्री देखी तो उस समय में यही निष्कर्ष निकाला कि महाराज जिसने जन्मपत्री देखी है बहुत बढ़िया तरह से देखी है और उसने मृत्यु का जो प्रेडिक्शन किया है बिल्कुल सही है। लेकिन हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन उपराष्ट्रपति के साहब, जो पीए साहब थे, उनको यह बताया कि चिंता मत करो, तुम्हारी मृत्यु होगी भी और तुम जिंदा भी रहोगे। वो बोला नहीं, साफ साफ बताए क्या मतलब हुआ इसका। उनको बताया गया कि भाई आपका जो ग्रह है विशेष तौर पर जो दिखा रहा है, मृत्यु योग बना रहा है, वो स्वप्नादि अवस्था के अंदर है। तो मृत्यु का कारक जो बनेगा वो स्वप्न में मृत्यु होने के योग बनेंगे, लेकिन जब स्वप्न से बाहर आएंगे तो जागृत अवस्था में रहेंगे आप। तो सोचें, उस व्यक्ति का वो समय निकला और जो इतना मेंटल टॉर्चर में था कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो उपाय था, ज्योतिष इतनी सूक्ष्म है, आपके मनोमस्तिष्क में विचार में कोई स्वप्न भी आ रहा है तो आप समझ लीजिए वो ज्योतिष की ग्रह गणना के अनुसार से प्रेडिक्शन किया जा सकता है। जी हाँ, तो यदि वो हमारे अध्ययन में आ जाती हैं, अब इतनी ज़्यादा जो ज्योतिष इतना गूढ़ विज्ञान है, इतना गूढ़ विज्ञान है कि उसकी हज़ारों लाखों विज्ञान की पुस्तकें हैं। कहाँ कब कौन सी पुस्तक, कौन से योग कहाँ विचारों मस्तिष्क में आ गए हैं और उनको सबको देखकर अध्ययन कर कब ज्योतिषी के मनोमस्तिष्क में वो भाव आ जाता है और किस प्रकार से वो गणनाओं के माध्यम से वो भविष्य की दृष्टा को देखते हुए, भविष्य के योगों को देखते हुए आपके इस जीवन में भविष्यवाणी करने के योग बनाते हैं और उसको बहुत गहन चिंतन करके। तो ये घटना हमने आपको बताई और वो व्यक्ति जीवित रहा और उसके बाद पिताजी का शिष्य रहा बहुत वर्षों तक। हमें याद है कि वो जीवन आश्रम पे आते रहे। और देखिए, ये ज्योतिष जो है विडंबनाओं का नहीं, परेशानी में डालने का नहीं, परेशानी से निदान करने का, परेशानी से निकालने का योग है। तो हम हर सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। यदि आपके जीवन में कुछ अशुभ का योग है भी, यदि आपके जीवन में कुंडलियों में कोई अशुभ योग है भी, तो उनको ठीक करने का रास्ता हम अपना सकते हैं। देखिए, अब इसको सिद्धांतिक तौर पे ये समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में कोई घटनाक्रम का कुछ योग बने हैं तो किस कारण से बने, कर्म के अनुसार से बने। कोई दुष्कर्म करेंगे तो दुष्योग बन जाएगा, अशुभ योग बन जाएगा, शुभ कर्म करेंगे तो शुभ योग बनेंगे। तो इसी प्रकार से जो अशुभ योग बने हैं वो शुभ कर्म करने से ठीक हो जाते हैं। आपके हाथ में कोई रेखा है, मैं अपना स्वयं एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे हेडलाइन में जब मैं छोटा था तो उसके अंदर एक दीप चिन्ह था।
अब जब पिताजी ने जब ज्योतिष सिखा रहे थे तो कहा कि द्वीप चिन्ह यदि किसी भी लाइन में आ जाए तो अच्छा नहीं होता। अब हमने कहा भाई कैसे ठीक करें इसको, अब ये तो है। तो पिताजी ने कहा नित्यपति ध्यान किया करो, नित्यपति ध्यान किया करो। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने ये बताया कि वहाँ पे नित्यपति ध्यान करो, ये लाइन हट जाएगी, ये लाइन हट जाएगी, विचार नित्यपति। और आप सत्य माने वो लाइन, वो द्वीप चिन्ह, आइलैंड का चिन्ह जो हेडलाइन के अंदर था वो हट गया, गायब हो गया, कोई सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ज्योतिष एक प्रत्यक्ष चीज़ है, प्रत्यक्ष विज्ञान है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन सब सिद्धांतों को समझा जा सकता है। हमने दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में इन सब कार्यों को सुंदर तरीके से करके देखा है और समय समय पर हम विभिन्न उत्सवों का माध्यम से हम उन सब कार्यों को करते भी हैं जो हमारे ज्योतिष विज्ञान के दृष्टिकोण से, पंचांग के दृष्टिकोण से हमें समझना पड़ेगा। ज्योतिष एक आध्यात्मिक विषय है और आध्यात्मिक ऋषि मुनियों ने जब इसका सृजन किया तो उसका निदान, कारण जानना और कारण किस प्रकार से, और उस समस्याओं का जो कारण जानने के बाद समस्या आई तो उसका निदान किस प्रकार से होगा, उसके समस्त रास्ते हमारे जन्मपत्री जो ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत बताए गए हैं। एक गणित विज्ञान है और एक निराकरण विज्ञान है जिसके अंदर निदान के समस्त उपाय बताए गए हैं। मंत्र विज्ञान, दान विज्ञान, मंत्र विज्ञान के अनुसार से पुराण इत्यादि में जितने दान की पद्धति बताई गई है, जितने मंत्र जप की पद्धति बताई गई, यज्ञ इत्यादि की पद्धति बताई गई है, वो सारे के सारे निदान की पद्धति के रूप में बनाए गए हैं। और हमारा विषय जो हम इस चैनल के माध्यम से, अपने आश्रम के माध्यम से आप सबके समक्ष रखते हैं, वो पौराणिक मत को रखने का प्रयास करते हैं। आज की तारीख में ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत यदि हम समझें, बहुत सारे टोटकों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि कुछ भी ऐसे ऐसे टोटके बताने का प्रयास करते हैं। लोग ज्योतिष के संबंध में विडंबना उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ऐसा नहीं, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से प्रत्यक्ष कैसे कैसे ठीक ठीक रूप से, यदि आप यजुर्वेद संहिता को उठा के देखें, यजुर्वेद को भी उठा के देख लीजिए, तो उसमें उसके अंदर सहस्त्रों उपाय यज्ञ के द्वारा चीज़ों को ठीक करने की, मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए सहस्त्रों लाखों मंत्र बताए गए हैं, लाखों पद्धतियां बताई गई हैं उन सब को। और ज्योतिष में विज्ञान के अंदर जो पंचांग आप देखते हैं, पंचांग के बारे में हमने कुछ देर पहले भी बात की थी, उसके अंदर विभिन्न समय पर विभिन्न उत्सव आते हैं। वो विभिन्न उत्सव जो है वो विशेष तौर पे आप समझें, वो एक मुहूर्त है कि जिस समय में यदि आप उस कार्य को कर लोगे तो आपके द्वारा किया गया पुण्य कई गुना अधिक हो जाएगा। और जब पुण्य अधिक हो जाएंगे तो समस्या का निदान का मार्ग मिल जाएगा। तो जैसे सोमवती अमावस्या आ रही है, प्रदोष के योग आ रहे हैं, होली, दीपावली, ये सब जो अक्षय तृतीया इत्यादि, ये सब जो मुहूर्त आते हैं ये विशेष तौर पर बड़ा महत्व रखते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो पुराणों के अंदर, विभिन्न शास्त्रों के अंदर इन सब उत्सवों के माध्यम से विभिन्न कर्म करने के रास्ते बताए गए, कर्मकांड के सिद्धांत के अनुसार से बताए गए हैं। उन कर्मों को कर कर आप सुंदर तरीके से, हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों में विभिन्न आपकी बातें रखते हैं, विभिन्न कथाएं रखते हैं इस बारे में कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से कैसे, कौन सी हर चीज़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ज्योतिष के अंदर, उन सब सिद्धांतों को बहुत सुंदर रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप समझें ज्योतिष किस प्रकार का विज्ञान है। और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से इन सब कार्यों को सुंदर तरीके से आश्रम पर करने का जो व्यवस्था बनाई, हमारे पिताश्री आचार्य केशव देव जी महाराज ने पिछले करीब 50 सालों से ये सुंदर आश्रम कार्य कर रहा है। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर जमुना पार्क में स्थित है। यहाँ नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का, दुर्गा का बहुत सुंदर चमत्कारी श्री विग्रह जो मुल्तान से यहाँ पधारा, वो आज भी यहाँ विराजमान है। उनके सानिध्य में आज भी विवेकानंद योगाश्रम में नित्यपति 8 घंटे यज्ञ करने की व्यवस्था चल रही है। गौशाला की सुंदर सेवा, गाय की सुंदर सेवा करने की व्यवस्था है। अस्पताल है जो विवेक योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हज़ारों लोगों की सेवा कर रहा है। भारत सरकार के पैनल पर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर है और बहुत सारे सहस्त्रों लोग यहाँ आकर अपना उपचार कराते हैं योग प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में। मुद्राओं के संबंध में तो अद्भुत कार्य हमने करके दिखाया, विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का। आज हमने आपको विशेष तौर पर एक मुद्रा बताई कि बृहस्पति ठीक नहीं चल रहा है तो उसके दोषों को ठीक करने के लिए ज्ञान मुद्रा। वैसे तो ये मन को शांत करने वाली है। भगवान बुद्ध इसी पोज में, ज्ञान मुद्रा में, बहुत सारे अपने सहस्त्र फोटो के अंदर, मूर्तियों के अंदर आपको दिखाई दे जाएंगे। भगवान कृष्ण ने भी गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया। कहा जाता है प्रपन्न पारि जाता है तो उत्तर वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राए कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। तो ये ज्ञान मुद्रा अद्भुत है। तो आपका जो बृहस्पति अशुभ फल दे रहा है इन दिनों, आप उसके लिए ये ज्ञान मुद्रा करें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, देखिएगा लाभ प्राप्त होगा। और साथ साथ इन ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से जो हो रहा है वो तो हमने आपको बताया ही। इसके बाद भी आपको बहुत गहन चिंतन करने की ज़रूरत है। आपकी मूल सबके लिए खराब नहीं है। अब जिस एक राशि के बारे में बताया कि खराब है, अच्छा है, तो हो सकता है उस आपकी दशा, अंतरदशाएं बहुत सुंदर चल रही हैं,
या हो सकता है ग्रह शुभ प्रभाव कर रहा है तो ग्रह अंतर्दशाएं जो है अशुभ चल रही हो तो वो प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उस सब संबंध में आपको अच्छा ये है कि अपनी जन्मपत्री को पूरी तरह से विचार विमर्श समय समय पर कराते रहें, उन सब समय का आपको आभास होता रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इस बात से डर जाते हैं कि सहज तो मेरे अब बहुत सारे देखे हैं कि ऐसे लोग आज ज्योतिष के दृष्टिकोण से 4-4 दिन पढ़कर ज्योतिष विज्ञान के आचार्य बन जाते हैं और विशेष तौर पर ऐसे ऐसे उपाय, ऐसे ऐसे लोगों को लूटने का तरीका बनाते हैं। ज्योतिष पैसे कमाने का तरीका नहीं है। हमारा ये उद्देश्य ज्योतिष की वास्तविक स्वरूपों को आपके समक्ष रखने का है। और बहुत सारे लोग इन भ्रांतियों में फंस जाते हैं कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से अनेक उपाय बता दिए जाएंगे। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सरलता से, बहुत सीधी तरीके से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी को पैसे खर्च किए हुए, कोई नग ना बताकर, कोई बहुत बड़ा उल्टा सीधा प्रयोग ना बताकर, बहुत सारी किसी विडंबना से, सब समस्त विडंबनाओं से हटके सीधे साधे तरीके से ज्योतिष के विज्ञान को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आप समझेंगे और लाभ लेंगे।